शायद दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस महंगाई की लगातार बात कर रहे हैं, 2017 से पहले की बात कर लें और 2017 के बाद की बात कर लें, सब अपने आप साफ नज़र आ जाएगा। बिजली आपूर्ति को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही, तो बिजली को भी लगातार पिछली सरकार देख ले कि उस वक्त किस तरीके की कटौती होती थी और किस तरीके से बिजली की खपत होती थी। आज की बात करें तो कहीं ना कहीं बिजली के उत्पादन भी ज़्यादा है और बिजली की खपत भी उसी तरीके से। तो आज माना यह जाए जिन जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं विपक्ष हमला बोलता हुआ नजर आया, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका जवाब देते हुए नजर आए। उनका साफ कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले 2024 में विपक्ष का खाता भी खिलना मुश्किल हो जाएगा और एक बार फिर से जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है वो फिर आप 2024 में देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, योजनाएं दिया है, लोगों के प्रति सोचा है और लोगों के प्रति खड़े नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्य हैं वो कार्य आज गिनाते हुए नज़र आए और जिस तरीके के मुद्दे थे उन मुद्दों का करारा जवाब भी देते हुए नज़र आए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़ लखनऊ। लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी अब एक नए रूप में नजर आ रही है। जन जन तक अपनी उपलब्धियां बचाने की और पहुंचाने की कवायद समाजवादी पार्टी की साफ नजर आ रही है। जहां लोक जागरण रथ यात्रा उनकी अवध में समाप्त हुई, तब यह यात्रा बुंदेलखंड की तरफ चल चुकी है और जो इनकी जिला निरीक्षण शिविर है उसको रुकी हुई कवायद को तेजी लाने के लिए ये तैयारियां की गई हैं। अब 16 और 17 तारीख को बांदा तो वहीं 19 और 20 तारीख को फतेहपुर में जिला निरीक्षण शिविर चलाएगी समाजवादी पार्टी। इन दोनों जिलों के सभी विधानसभा सभी बूथ स्तर के अधिकारी इस शिविर में सम्मिलित होंगे और इसी के माध्यम से अखिलेश यादव जन जन तक अपनी छाप छोड़ने की कवायद में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से इनकी जो कवायद, इनकी जो कोशिश है वो जन जन तक पहुंचती है या फिर इस लोकसभा चुनाव में ये विफल साबित होते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़ लखनऊ। 2022 में जिस तरीके से आपको बताते चले कि दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद घोसी की सीट से विधायक भी चुने गए। वहीं अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अब दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की खेमे में हैं, वहीं अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से घोसी की सीट अब खाली रिक्त हो चुकी है, तो वहीं माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घोसी से जो है दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ाती हुई नजर आएगी। अगर इस चीज़ की चर्चा की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अहम बैठक में इन बातों की चर्चा भी की गई है और अब वह दिन दूर नहीं कि जब इस प्रस्ताव को केंद्र तक भेजा जाएगा और जल्द ही आप लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर से कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान घोसी सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। माना यह भी जा रहा है कि जिस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तभी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को हो चुका था कि घोसी की सीट पर अभी भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा कायम है और उस दबदबे को देखते हुए वहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यह सीट वहाँ पर जिताऊ है और इसी वजह से दारा सिंह चौहान का वहाँ पर वर्चस्व को देखते हुए एक बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से उनको प्रत्याशी बनाकर कहीं न कहीं मैदान में उतारती हुई नजर आएगी। हालांकि सपा से जिस तरीके से उन्होंने विधायक रहते हुए कार्य किए हैं उसको देखते हुए वहाँ की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं अब जब वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर से लड़ते हुए नजर आएंगे तो वह जनता उनके साथ कितना खड़ी होती है, किस तरीके से यह चुनाव होता है और किस तरीके से उनकी जीत होगी, अब यह देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जिस उत्तर प्रदेश में लगातार हलचल
मची हुई है। और वहीं की बात करें तो जल्द ही केंद्र में ये प्रस्ताव पहुंचता है और उसके बाद केंद्र कहीं ना कहीं इस चीज़ पर मोहर लगाती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ से जिस तरीके से मोहर लग चुकी है तो माना यही जाए कि घोसी की सीट पर दारा सिंह चौहान एक बार फिर से मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और वहीं उम्मीद यह जताई जा रही है उनके वर्चस्व और उनके दबदबे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं वो एक बार चुनाव जीत भी सकते हैं। और लगातार जीतने की वजह से ही कहीं ना कहीं जिताऊ प्रत्याशी की ही वजह से उनको वहां से प्रत्याशी भी घोषित किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं, जितना जनता के प्रति उनका प्यार है, वो चुनाव में किस तरीके से दिखाई पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। जातिगत जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश इस बार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। वजह भी दिया है कि भारत सरकार ही जातिगत जनगणना करा सकती है, राज्य सरकारें नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि जातिगत नियमावली 1990 के तहत भारत सरकार ही जातिगत जनगणनाएं कराती हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ये जनगणना नहीं कराएगी। शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था और इतना ही नहीं, विधानसभा में तो उठाया था, विधान परिषद में भी इसी मुद्दे को उठाया गया था, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सरकार ही जातिगत जनगणना कराती है और आगे भी वही कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। विधानसभा मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। अगर बात की जाए इस मानसून सत्र का तो काफ़ी ज़्यादा इस मानसून सत्र में हलचल रहा। विपक्ष लगातार हंगामा करते रहे। कई ऐसे मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार के सामने सवाल खड़े किए। कई ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष प्रदर्शन किए उन मुद्दों को लेकर। वहीं अगर बात की जाए तो आज 5वें दिन नई नियमावली पास हो सकती है। अब इस नई नियमावली में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। अब आपको बता दें कि इस नई नियमावली में विधायक अब सदन में बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड नहीं ले जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो न तो हंगामा करने के लिए अध्यक्ष के आसन के पास जा पाएंगे और न ही कोई कागज फाड़कर विरोध जता पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए नई नियमावली के तहत विधायकों को सदन में अपने बैठने के स्थान पर मोबाइल ले जाने पर रोक होगी। वहीं साथ ही साथ विधायक विरोध करने या कोई बात कहने के लिए अध्यक्ष के आसन के पास नहीं जा सकेंगे। साथ ही साथ विधायक अध्यक्ष के आसन की और पीठ करके ना बैठ सकेंगे, ना ही खड़े हो सकेंगे। इस नई नियमावली के लिए विधायकों से 8 अगस्त को संशोधन प्रस्ताव मांगे गए थे। वहीं अगर बात की जाए उसके बाद 9 अगस्त को चर्चा में इन प्रस्तावों को रखा गया था। नई नियमावली पर आज मुहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए इस नई नियमावली के बारे में तो आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। नई नियमावली को लेकर बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि नई नियमावली का पास होना सही नहीं है। वहीं अगर बात की जाए यूपी विधानसभा में पहली बार 65 वर्ष बाद नई नियमावली पेश की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। मानसून सत्र आज आखिरी दिन है। बात कीजिए 4 दिनों के सत्र में, तो सत्र में लगातार हंगामा विपक्ष करते नजर आए। ऐसे सवाल थे जो लेकर विपक्ष सरकार को घेरते नजर आए। बात कीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अखिलेश यादव आज सदन में लगातार सरकार पर नजर आ रहे, तीखे सवाल करते नजर आ रहे हैं। तो वही बात की जाए अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव ने ये भी कहा बड़ी दाढ़ी और छोटी यानी कि हिंदू और मुस्लिम देखकर समाजवादी पार्टी कोई मदद नहीं करती कि किसी भी समुदाय को। समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम इस तरह से अपना कार्य करती है, यानी कि हिंदू मुस्लिम से ईसाई सभी को समाजवादी पार्टी साथ करती थी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बड़ी दाढ़ी और छोटी दाढ़ी समाजवादी पार्टी किसी का मदद नहीं करती। वृक्षारोपण को लेकर उत्तर प्रदेश में खास करके बहुत ज्यादा चर्चा चलता आ रहा है। वृक्षारोपण लगाया जाए, वृक्ष लगाया जाए, ग्रीन सिटी बनाया जाए, हरियाली क्षेत्र बनाए जाए उत्तर प्रदेश में, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये
कागजिया नजर आ रहा है कि कागज में उत्तर प्रदेश में वृक्ष लगाए जा रहे हैं, हकीकत में सामने नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनिता मिश्रा, प्राइम न्यूज़। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, वही 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। वहीं आपको बता दें, सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली रोड का है, जहां पर गांव पीन्ना के पास भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखा है उसके निकट जो तितावी शुगर मिल की एक प्राइवेट बस है वह जा रही थी, जिसने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं ई रिक्शा सवार एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, जो युवक है, नाम अभिषेक है, उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वही 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में तीनों व्यक्तियों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको गंभीर हालत के चलते मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वही जो युवक था उसके शव को जिला मोर्चरी भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि पीन्ना कट पर जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि जो गाड़ी सवार व्यक्ति था उसने शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। आप साफ साफ तौर पर वीडियो में भी देख सकते हो किस तरीके से जो बस है, बस ने ई रिक्शा को किस तरीके से चकना चूर कर रखा है, और जिसमें बताया ये भी जा रहा है जो 3 व्यक्ति है वह भी बिल्कुल गंभीर रूप से घायल है। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुआ है। आपको बता दें कि बर्थडे पार्टी से कुछ लोग अपने 4 व्हीलर गाड़ी से आ रहे थे, जिसमें नहर अनियंत्रित होकर नहर में गाड़ी गिरी है। उसमें 5 लोग सवार थे। आपको बता दें कि 3 लोग की मृत्यु की सूचना मिली है। 2 लोग को वहीं नहर से निकाल के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र रामकोला उपचार के लिए पुलिस प्रशासन भेज दिया है। और ये बता दें 3 जो डेड बॉडी निकाली गई है उसको पीएम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया है। और ये रामकोला थाना क्षेत्र के दामोदरी पश्चिमी नहर पुल की घटना है। कुशीनगर से उमेश कुमार, प्राइम न्यूज। रामपुर तिराया हत्याकांड का आज कोर्ट सुनाएगी फैसला। वहीं आपको बता दें कि 1994 में आंदोलनकारी उत्तराखंड की अलग मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली जा रहे थे। वहीं 1994 के दौरान तत्कालीन जो सरकार थी उनके आदेश पर जो क्षेत्र के पुलिस वाले थे उन्होंने उन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी थी। वहीं आपको बता दें कि आंदोलनकारी पुलिस की गोली चलने के कारण लगभग 7 आंदोलनकारी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं के साथ साथ कई आंदोलनकारी जख्मी हो गए थे। वहीं आज मुजफ्फरनगर की जो जिला जज कोर्ट है उसमें आज जो जिला जज है शक्ति सिंह की जो विशेष पैरवी कोर्ट है, वहीं आज उसमें लगभग 2 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई के हाथ में थी। वहीं सीबीआई के पास से जो मुख्य दस्तावेज थे वे खो गए थे, और उसके साथ साथ फोटोकॉपी के आधार पर इनकी जांच की जा रही थी, जिसके चलते कोर्ट द्वारा उनको खारिज कर आज जो सुनवाई का है, आज सुनवाई का आखिरी दिन है। आज कोर्ट में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को आज इंसाफ मिलने की उम्मीद है। वहीं जिसके चलते आज कोर्ट का आज लगभग 2 बजे से 3 बजे के करीब आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। 14 सितंबर 2022 में 2 सगी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उनको पेड़ से लटका दिया गया था। सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी निर्मम हत्या की गई थी, जिसको लेकर के आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आना था, जिसको लेकर के आज फैसला सुनाना जाना था, जहां पे आज फैसले की कार्रवाई चल रही थी। वहीं पे 4 आरोपियों के ऊपर पूरा दोष तय हुआ था, जिसमें से 6 आरोपी बनाए गए थे। 6 आरोपियों में 2 नाबालिग थे और 4 के ऊपर आज मुकदमा जो है
सुनने के बाद, मुकदमे को सुनने के बाद आज आरोप तय कर लिया जा चुका है, लेकिन फैसला सुरक्षित किया जा चुका है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। जिस तरीके से देखा जाए कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब उसकी सोमवार तक के डेट बढ़ाई गई है। सोमवार को फैसला क्या आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ अशोक शुक्ला, प्राइम न्यूज़। मेरठ में आज दूसरे दिन भी हत्या का सिलसिला जारी है। कल एक वारदात हुई थी, घर के अंदर घुस के एक दंपत्ति को गोली मार दी थी, दोनों की ही मौत हो गई है। आज एक 65 वर्षीय वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पहाड़पुर मवाना थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां 65 वर्षीय एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस जांच में ये पता चल रहा है कि मृतक की हत्या करने वाला उसी का ही पोता है। बहरहाल हत्याओं का सिलसिला मेरठ में लगातार जारी है और देखना ये होगा कि किस तरीके से पुलिस इसमें कार्रवाई करती है। अभी दोनों ही केस में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अपने सहयोगी के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज़ के लिए मेरठ से।